जिस गीता में केंद्रीय संदेश ही यही है कि पीछे नहीं हटना है, मन पर घाव लगे तन पर घाव लगे, मोह आड़े आए भय आड़े आए, तुम तो युद्ध करो पार्थ। उस गीता को पढ़ने वाला मुझे बताओ पिछले 1200 साल से लड़ाइयां हारता कैसे रहा। मतलब साफ है, गीता पढ़ी ही नहीं गई कभी। लेकिन आपको धर्म से प्रेम है तो कृष्ण के पास आइए ना, आइए साथ बैठकर उपनिषद पढ़ते हैं, आइए गीता समझते हैं, आइए जीवन में जरा प्रकाश स्पष्टता और बल लाते हैं। प्रणाम आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा प्रश्न इंटीग्रल एजुकेशन के विषय में है, पूर्ण शिक्षा। तो जिस तरह से हमारी आज की शिक्षा पद्धति में बहुत सब चीज़ें पिला दी जाती हैं और समझ को बढ़ाने के लिए कोई अवसर नहीं दिया जाता, तो इंटीग्रल एजुकेशन में बोलते हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे वो समझ आगे आ सके और उस पर बहुत कुछ लादा ना जाए। तो आपने जो एजुकेशन पे बोला है उसमें मुझे ये समझ आया है कि आप बोलते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट की नहीं, सब्जेक्ट की नॉलेज भी दी जानी चाहिए। और ऐसे ही कृष्णमूर्ति कहते हैं इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलेक्ट। और यहाँ भी जो हो रहा है वो बहुत हद तक मुझे जो समझ आता है वो यही है कि उस समझ को अवसर दिया जाए कि जिज्ञासा के माध्यम से वो आगे आए। तो मुझे ये जानना है आचार्य जी कि अगर इसको एक स्कूल या शिक्षा के लेवल पे इस समझ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, तो ये कोई बहुत बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक या फैसिलिटेटर की एक अपनी समझ की जो स्तर है वो उतना स्तर बनाना मतलब एक खुद ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह की समझ अगर ठीक है शिक्षा के बारे में, तो उसको एक एक सबके लिए किस तरह से उपलब्ध कराना चाहिए और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। ये विधि एकदम सीधी है। हम जिस तरीके से सांसारिक विषयों की शिक्षा दे रहे हैं वो लगभग ठीक ही है। उसमें कुछ चीजें हैं जो बदली जानी चाहिए। पर अगर हम अपनी विज्ञान की किताबों को देखें जो स्कूलों में चलती हैं, कॉलेजों में चलती हैं, या गणित की किताबें हैं, या समाज शास्त्र हो गया, या भाषा सिखाने वाली किताबें हैं, ये लगभग ठीक ही हैं। जो उनमें ज्ञान वर्णित है उसमें ऐसी कहीं कोई खराबी नहीं है कि हम कहें कि उसको भूत बदलने की आवश्यकता है। जो शिक्षक है उसमें ये संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जो बात वहां लिखी है वो पूरे तरीके से एकीकृत होकर के जो छात्र है उस तक पहुंच रही है। उसके दिमाग में खंड नहीं बन रहे हैं। विशेषकर एक बात का दूसरी बात से संबंध क्या है ये दिखाना जरूरी है। वो संबंध दिखाने से ही जो खंड बनते हैं वो फिर एक होते हैं। उदाहरण के लिए आप इतिहास पढ़ा रहे हो और भूगोल पढ़ा रहे हो,
और इतिहास में आप बता रहे हो कि कोई सभ्यता थी जो किसी भौगोलिक क्षेत्र पर खूब फली फूली, तो उस भौगोलिक क्षेत्र में विशेष क्या है, ये भी अगर बता दिया जाए तो फिर वहां पर इतिहास और भूगोल के विषय एक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हो, या ये बताते हो कि जो प्रमुख ग्रंथ थे वो नदियों के किनारे रचे गए, तो वो अच्छा अवसर है नदियों के बारे में भी बताने का। इतिहास और भूगोल वहां पर एक हो जाएंगे। इसी तरह से कई मौके आते हैं जहां पर भूगोल और विज्ञान एक हो जाते हैं। अब आप भूकंप के बारे में बताना चाहते हैं, सीस्मिक जोन्स के बारे में बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ, ये बताते वक्त विज्ञान का जो आधार है वो साथ साथ बताया जाना चाहिए। तो भूगोल की किताब भी अपनी जगह ठीक है, विज्ञान की भी अपनी जगह ठीक है, इनको मिलाया नहीं जा रहा है। और मिलाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जो शिक्षक है अभी उसमें ये संवेदनशीलता नहीं है कि ज्ञान जब खंड खंड रहता है तो बहुत भीतर तक नहीं जाता और बहुत उपयोगी भी नहीं रहता है। उनको चीजों को मिला दो तो बात बन जाती है। आप जब भाषा सिखाते हो उदाहरण के लिए, तो फोनेटिक्स का एक मैथमेटिकल बेसिस होता है, पर वो बात बच्चे तक कभी पहुंचती नहीं है। तो अब आते हैं भीतरी शिक्षा पर। वो है जो पूरे तरीके से नदारद है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे स्कूल या विश्वविद्यालय बहुत कुछ कर पाएंगे। हालांकि कर पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पर मुझे नहीं लगता कि उनके पास वो सामर्थ्य है। उसके लिए हमको अलग विशेषज्ञता रखने वाले इंस्टीट्यूशंस चाहिए। वर्ल्डली एजुकेशन और लाइफ एजुकेशन अगर एक ही छत के नीचे दी जा सकें तो आनंद की बात है, पर बहुधा ऐसा संभव हो नहीं पाएगा। तो तब दो धाराएं होनी चाहिए, एक जहां पर जो बच्चा है, छात्र है, छात्रा, वो दुनियादारी सीख रहा है, और दूसरी जगह होनी चाहिए, और वो भी अपने आप में एक पूरा संस्थान ही होगा जहां पर उसको जीवन विद्या सिखाई जा रही है। ये जो जीवन विद्या सिखाई जा रही है छात्र को, यही जीवन विद्या सिखाई जानी चाहिए जो उसके स्कूल या कॉलेज में उसका इंस्ट्रक्टर है या टीचर है उसको भी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब वो उसको स्कूल में गणित सिखा, हिंदी अंग्रेजी सिखा रहा होगा, तो वहां वो जानता होगा कि मन क्या चीज है और मन को ज्ञान चाहिए ही क्यों। कोई वजह है ना कि हम भाषा सीखते हैं, कोई वजह है कि हम विज्ञान सीखते हैं या भूगोल सीखते हैं, कोई वजह है। और वो वजह भी अगर गहराई से जाए तो आध्यात्मिक है।
जो शिक्षक है जब उस वजह से परिचित होगा, तो जब वो सामान्य विषय भी पढ़ा रहा होगा छात्र को, तो उस ज्ञान को एक दिशा दे पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस बता दिया कि ये चैप्टर है और ये पूरा समझा दिया, बात खत्म हो गई। वो ज्ञान फिर सिर्फ एक चीज नहीं होगा, एक वस्तु या एक बोझ नहीं होगा जो छात्र के ऊपर डाल दिया गया है। वो एक संसाधन बनेगा, वो तीर की तरह होगा, उसकी दिशा होगी, उसका कोई उपयोग होगा। वरना देखिए ना क्या हुआ है, आपको जो भी ज्ञान मिला है अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, आप पाते होंगे कि आपके रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग भी बहुत कम है। उपयोग कम इसीलिए है क्योंकि हमें ये बहुत कभी बताया नहीं गया कि वो चीज़ें आपस में कैसे संबंधित हैं। अगर आपको पता हो कि वो सब चीज़ें आपस में किस तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं और उनका एक साझा मूल आधार है, वो क्या है, तो आप उस ज्ञान को फिर ज़्यादा उपयोगी पाते। अब उदाहरण के लिए हमें आपका भूगोल का विषय है, उसमें आपको ये बता देंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पढ़ा होगा कि मिनरल्स कहाँ कौन से मिलते हैं और कहाँ नहीं मिलते हैं। अब कहाँ कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है, इस बात से इतिहास की दिशा तय हो जाती है। ये बात हमें कभी नहीं बताई गई कि ओर्स क्या मिल रहे हैं आपको जमीन से, और आप अस्त्र शस्त्र कैसे बना पाए, आपकी तलवारें कैसी थीं, और इसलिए आपने कौन से युद्ध हारे और कौन से युद्ध जीते। इस बात में बड़ा करीब का संबंध है, ये हमें बताया नहीं जाता। हमारे लिए फिर माइनिंग और मेटलर्जी एक चीज हो जाती है और हिस्ट्री बिल्कुल दूसरी चीज हो जाती है। जबकि सब देशों में और भारत में भी माइनिंग और मेटलर्जी ने हिस्ट्री की दिशा निर्धारित करी है एक सीमा तक, लेकिन वो बात हम नहीं समझेंगे कभी भी। इसी तरीके से वैज्ञानिक आधार किसी जगह का कितना सुदृढ़ है, इससे भी इतिहास की दिशा तय होती है। पर आपको याद नहीं पड़ेगा कि आपकी इतिहास की कक्षा में कब गणित का विषय छिड़ा होगा। ऐसा हुआ था कभी? जबकि आपको गणित का कितना ज्ञान है, इससे ये बिल्कुल निर्धारित होता है कि आपका इतिहास किस दिशा जाएगा। हमारे लिए जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि इस साल ये लड़ाई हुई, फिर इस राजा को सिंहासन मिल गया, फिर उसने इसको मंत्री बना दिया, फिर यहाँ पे नई लड़ाइयाँ शुरू हुई। एक तरह से लड़ाइयों का इतिहास है। लड़ाई हुई, फिर कौन सत्ता में आया, फिर हुई, फिर हुआ, और बीच बीच में उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है कि उनके नियम, कायदे, नीतियाँ क्या थीं, ये सब। लेकिन इतिहास को जो ताकतें आकार देती हैं और दिशा देती हैं, उन ताकतों का इतिहास से जो लगातार एक जीवित संबंध चलता रहता है, वो हमें कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है। इसलिए फिर हम ये भी नहीं जानते कि इस पल में हमारी कहानी का निर्माण कैसे हो रहा है। आज की हमारी कहानी ही कल का इतिहास है। बीते कल की कहानी कैसी रची गई थी और उसके लिए कौन कौन सी ताकतें उत्तरदायी थीं, अगर हम वो नहीं समझते तो आज हमारी कहानी कौन रच रहा है, ये हम कैसे समझेंगे। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूसरे किसी चीज से प्रतिक्रिया न करता हो। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम यहां कहने को बैठ करके गीता और उपनिषद की बात कर रहे हैं, पर इसका सीधा संबंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। गीता का संबंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे हो सकता है?
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आगे इसका सीधा संबंध इकोनॉमिक्स से भी है। अगर सस्ते डेटा पैक्स नहीं आए होते तो इतने लोगों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती थी। पहली बात तो हमको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट पर भी हमको ऐसी एप्लीकेशंस चाहिए जिसके माध्यम से आवाज पहुंचा सके, लेकिन उतना भी पर्याप्त नहीं होता। एक आर्थिक पहलू भी है। अगर डेटा बहुत महंगा रहता तो आप हमारी बात नहीं सुन पाते। सुनते भी तो उतनी नहीं सुन पाते जितनी अभी सुनते हैं। तो कल को अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि उपनिषदों का और गीता का तत्व भारत में फिर से फैलता है, मान लीजिए, कर लीजिए एक सुंदर कल्पना, और आप कहते हैं एक आंदोलन चला था, प्रशांत अद्वैत संस्था ने सब करा और ये घर घर उपनिषद नाम का आंदोलन सफल हो गया। ठीक है, इस बात को आप इतिहास के तौर पे अंकित कर लेंगे। उसमें क्या कहीं आप ये लिखेंगे कि ये जो सब कुछ हुआ इसमें सस्ते डेटा पैक का बड़ा योगदान था? वो हमें समझ में नहीं आएगा और फिर हम बात से चूक जाएंगे। हमको ऐसा लगेगा जैसे किसी एक व्यक्ति में या किसी एक संस्था में कोई विशेष गुणवत्ता थी या चमत्कारिक प्रतिभा थी, उसके कारण यह आंदोलन सफल हो गया। बात किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा की है ही नहीं। जो सामाजिक माहौल था वो अनुकूल हुआ, जो आर्थिक ताकतें थीं उनसे सहायता मिली, संयोगवश ही सही लेकिन सहायता मिली, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता। अब इसी तरीके से हमें जब बताया जाता है, ईसा पूर्व 500-600 साल पहले जब बुद्ध और महावीर का दौर आया, तो हमें बताया जाता है कि बुद्ध हुए, महावीर हुए और उनकी बात आग की तरह फैल गई, पहले उत्तर भारत में और फिर बुद्ध की बात तो और आगे एशिया में भी फैली। लेकिन उस बात के आर्थिक पक्ष क्या थे वो हमें कहीं बताया नहीं जाता। उस समय पर भारत की आर्थिक दशा क्या थी। और देखिए, हम भौतिक लोग हैं, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसके पीछे आर्थिक कारण जरूर होते हैं। अगर बहुत लोगों ने उस समय का वैदिक धर्म त्याग करके बुद्ध का धर्म अपनाया तो निश्चित रूप से उसके पीछे आर्थिक कारण भी थे। पर यह बात हम में से बहुत लोगों को चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि हमने कभी इतिहास, धर्म और अर्थव्यवस्था को एक साथ रख करके देखा नहीं। देखा गया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बिल्कुल नई बात बोल रहा हूं, देखा गया है, पर वो बात साधारणतया हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं पाई जाती। आप अगर खोजना चाहें या किसी से पूछना चाहें कि महात्मा बुद्ध की सफलता के पीछे आर्थिक कारण क्या थे, तो वो चौंक जाएगा, कहेगा ये कैसा प्रश्न है, जबकि ये बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। और हम चौंक इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिक्स और रिलीजन दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना। जैसे क्लास में क्या होता है, पीरियड्स बटे होते हैं ना। अब हिस्ट्री वाली मैम चली गई, अब इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में आपस में कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई एंगेजमेंट नहीं है इन दोनों में, जबकि पूरा पूरा है और वो हमें नहीं बताया जाता। हमने खंड खड़े कर दिए हैं। ये खंड भी तभी मिटेंगे जब जो पढ़ाने वाला है और जो पाठ्यक्रम निर्धाता है उसको समझ में आए कि खंडित वास्तव में कुछ होता नहीं है, और जितने तुम खंड खड़े करोगे उतनी समस्याएं बढ़ाओगे। ज्ञान जो दिया जा रहा है बच्चों को वो लगभग पूरा है। बड़ी मेहनत से पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके से पूर्वाग्रहग्रस्त भी होती हैं। कुछ होते होंगे निश्चित रूप से, तो उनमें निरंतर सुधार भी होते रहना चाहिए। लेकिन जो बातें हमें बताई जा रही है, मैं अगर अपनी मैथ्स की किताबों को याद करूं या फिजिक्स की या लैंग्वेजेस की, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बड़ी खामी थी।
बड़ी गंभीरता से और बड़ी सिंसेरिटी से लिखी गई किताबें थी वो आमतौर पर। पढ़ाने वाले को लेकिन कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब बातें उसे स्पष्ट होती हैं ना, तो फिर वो बातें किताब में भले ही ना लिखी हो, बताते बताते बता देता है। वो फिर कुछ भी कर सकता है। वो एक चीज पढ़ाते पढ़ाते दूसरी चीज पढ़ा देगा। अब उदाहरण के लिए हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री की में ही दो चीजें आपस में कैसे बात करती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, हमारे सामने ये भी नहीं आता। अब जैसे हाथी है, हाथी का भारतीय इतिहास में और मैथोलॉजी में कई तरीकों से प्रयोग हुआ है। बौद्ध इतिहास में भी हाथी का महत्व है। अभी बात अगर आप बच्चों को बताएं तो उन्हें बड़ी रोचक लगेगी। भारत ने कई युद्ध हाथी की वजह से ही हारे हैं। हाथी बहुत पसंद रहा है भारतीय सेनाओं को, क्योंकि बड़ा होता था। आकार पे भारत का पता नहीं क्यों बहुत जोर रहा है। अभी भी जो भारतीय सेना है वो आकार में बहुत बड़ी है। 13 लाख की है भारतीय सेना। अब इस बात का अभी ये जो पूरी अग्निवीर कंट्रोवर्सी चल रही है उससे सीधा संबंध आ जाएगा। आकार में बहुत बड़ी है, टेक्नोलॉजी में पिछड़ी हुई है। उसकी तुलना में आप इजराइल वगैरह की सेना देखिए, आकार में छोटी है, कहते हैं लीन एंड मीन। आकार भारत को पहले ही बहुत प्यारा था, तो हाथी होते थे बड़े बड़े। जो सामने वाली सेनाएं होती थी आक्रांताओं की, वहां होते थे घोड़े। अब हाथी वैसे तो दिखने में बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन उसकी गड़बड़ यह है कि जब तोप के गोले फटते हैं तो परेशान हो जाता है और पलट के भागता है, क्योंकि गोले सामने से आ रहे हैं। पलट के भागता है, अपने ही सैनिकों को कुचल देता है। ऐसा एक दो दफे नहीं, कई बड़ी लड़ाइयों में हुआ है। अब ये वो जगह है जहां पर इतिहास का ही एक पुराना पन्ना इतिहास के ही एक नए पन्ने से बात कर रहा है। वो जो पुराना पन्ना है और जो नया पन्ना, इनके बीच में 200 पृष्ठ और आ गए हैं। हमें शिक्षक ऐसा चाहिए जो इन 200 पृष्ठों की दूरी के बीच एक पुल बना दे और बता दे कि देखो, जो कल हुआ था वही आज भी हो रहा है। आकार को तुम इतना महत्व देते हो, आकार उतने काम का नहीं होता। रिड्यूस, छोटे हो जाओ। अब ये जो बात है, ये हो सकता है ऐतिहासिक किताब में लिख भी दी जाए एक फुटनोट के तौर पे, तो भी शिक्षक को सुविधा हो जाएगी। पर नहीं भी लिखी हो तो शिक्षक का मन ऐसा होना चाहिए कि वो हर चीज को एकीकृत करके, जो आपने शब्द कहा इंटीग्रल, हर चीज को इंटीग्रेट करके देख सके और फिर बता सके कि जुड़ी हुई ये चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई ये चीज, देखो देखो। और जब आप चीजों को उनके एकीकृत रूप में देख लेते हैं तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर आपको चीजें याद आ जाती हैं। क्योंकि एक चीज दूसरी से जुड़ी है, तो अगर एक चीज भी याद रह गई तो वो दूसरी चीज भी याद रहेगी, फिर तीसरी चीज भी याद रहेगी। जो याद रखने का, जो नेमोनिक्स का जो सिद्धांत होता है, जिसमें होता है ना कि एक चीज को दूसरे से जोड़ो, तीसरे से जोड़ दो, तो सब कुछ याद आ जाता है, पूरी श्रृंखला। वो यही तो होता है। और इसीलिए फिर हमें इतना ज्यादा रटाना पड़ता है अपने बच्चों को, क्योंकि वो सब चीजें अलग अलग हैं। तो पहले इसको रटो, फिर इसको रटो, फिर इसको रटो, फिर इसको रटो। नहीं तो बस एक को याद रखना पड़ेगा और सब याद रह जाएगा। अरे ये तो क्या हो गया, ये तो देखिए शिक्षा व्यवस्था अध्यात्म से जुड़ गई कि एक को याद रखो, सब याद रहेगा। तो शिक्षक ऐसा चाहिए।
कि वो इतिहास पढ़ाते पढ़ाते विज्ञान पढ़ा दे, विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते राजनीति पढ़ा दे, और ये सब जुड़े हुए हैं ना आपस में। न्यूटन जो कुछ कर रहे थे, हमको न्यूटन याद है ग्रेविटी के लिए, पर न्यूटन जो कुछ कर रहे थे उसमें चर्च की बहुत रुचि थी। क्यों रुचि थी ये हमें कभी सामने आता नहीं, क्योंकि न्यूटन को तो हम ऐसे ही जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उनकी बात का कोई धार्मिक पक्ष भी था और बड़ा जबरदस्त धार्मिक पक्ष था। ये हमें कहीं बताया नहीं गया, क्योंकि हमने रिलीजन को और साइंस को बिल्कुल अलग करके रख दिया। पर जीवन ऐसा होता नहीं, यथार्थ ऐसा होता नहीं। यथार्थ तो ये है कि उस समय के जितने भी दार्शनिक थे, उस समय वो वैज्ञानिक कहे भी नहीं जाते थे, वो सब दार्शनिक ही थे। उनके दर्शन पर चर्च कड़ी नजर रखता था कि क्या बोल रहे हैं। और एक बार आपने कह दिया कि जो यूनिवर्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती थी। क्योंकि न्यूटन ने जो बात कह दी वो तो ये थी कि अगर यहां से गेंद फेंक दी तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताया जा सकता है कि वहां कब गिरेगी। और चर्च का कहना था कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। न्यूटन ने कह दिया सब कुछ मेरी कैलकुलेशन के हाथ में है। अगर मैंने यहां से गेंद फेंकी है तो मैं जब बताऊंगा ठीक तब वहां गिरेगी, कोई ईश्वर बीच में बाधा नहीं डाल सकता। चर्च के लिए बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि बात फिर सिर्फ गेंद की नहीं थी। जो न्यूटन ने बात कही वो तो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती थी। सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है। अगर सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है तो फेट, भाग्य, ये सब कहाँ गया? क्योंकि चर्च तो बोल रहा था कि ऊपर बैठ करके वो हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। यहां तो बात है कुछ नहीं नचा रहा है। अगर t = 0 पर एक सिस्टम की अवस्था पता है तो t = n पर भी बताई जा सकती है। पूरी तरह से सब कुछ डिटरमिन किया जा सकता है। अभी क्या है, कोई सिस्टम ले लें, भले ही वो सिस्टम पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा हो, अभी जो है उसके बारे में अगर आपको पूरा ज्ञान हो जाए, कितने पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं, ये सब आपको अगर पता चल जाए तो अनंत भविष्य तक उस सिस्टम की क्या दशा होनी है ये आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब गॉड के लिए क्या जगह बची? न्यूटन की बात ने इतिहास को बदल के रख दिया, पर ये बच्चों को बताया नहीं जाता। हमें बस न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ बता देते हैं। हमें ये नहीं बताते कि जो यूरोपियन रेनेसां हुआ उसमें न्यूटन की बात का कितना योगदान था। और एक बात और समझिए, यूरोपियन रेनेसां ना हुआ होता तो भारत गुलाम नहीं बनता। तो न्यूटन की बात से इस बात का बड़ा जबरदस्त संबंध था कि उनके ये सब बताने के, वो नहीं और पूरे और भी कई वैज्ञानिक थे समय पर, वैज्ञानिक दार्शनिक से, उनके ये बताने के कुछ ही समय बाद यूरोपियन ताकतों ने भारत के तटों पर उतरना शुरू कर दिया। क्योंकि इस बात में बड़ा दम था। इस बात ने भौतिक तौर पर जो ताकत दी वो तो दी ही, मानसिक तौर पर बहुत ताकत दे दी। भाग्यवाद एकदम पीछे छूट गया। कौन सा भाग्य? किसी भी चीज के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो नियमों से संचालित होता है। अब तक तीर की क्या बात बची? तो कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उसका संबंध हर चीज से होता है, पर वो हमारे सामने ऐसे लाया जाता है जैसे उधर कुछ हुआ उधर कुछ हुआ। बच्चे होते हैं बोलते हैं इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन ज्योग्राफी बहुत खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज हिस्ट्री। अगर हम ये जो थ्योरी है जो कहती है कि आर्य घुमक्कड़ लोग थे और फिर सेंट्रल एशिया से भारत की ओर आए, उसको मान भी लें तो प्रश्न उठेगा ना कि वेद फिर भारत आकर के ही क्यों रचे? पहले भी जहां रहते थे वहीं रच दिए होते। इसलिए रचे क्योंकि ज्योग्राफी इज हिस्ट्री एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। सिंधु और गंगा नदी के तट ना होते
और ये उपजाऊ मिट्टी ना होती तो वेद भी नहीं होते। अगर आश्वस्ति ना होती कि समय पर बारिश हो जाएगी और खाने पीने को मिल जाता, तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वेद लिखें। उपनिषदों वेदों को रचने के लिए भी एक प्राकृतिक माहौल चाहिए। वो प्राकृतिक माहौल जिस ज्योग्राफी में होगा वहां हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। तीन महीने भारत में वर्षा होती है और बाकी महीनों में, भारत से मतलब उत्तर भारत, और बाकी महीनों में आप जान लगा लीजिए वर्षा होगी ही नहीं। अब आप समझ जाएंगे कि भारतीय इतना भाग्यवादी क्यों है। और वर्षा कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी, इस पे भी हमारा कोई बस नहीं होता। सदियों से भारतीय किसान ने बस आसमान की ओर देखा है और पूछा बरसोगे कि नहीं बरसोगे। कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, फसल खराब हो गई तो बस फिर वो ऐसे ही हो जाता है कि सब कुछ देख लेगा, ऊपर भगवान देख लेगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है ना। सिंचाई के, इरिगेशन के उसके पास कोई साधन थे नहीं कभी भी। तो पूरी तरह से किस पर आश्रित था? वो मॉनसून पर आश्रित था। और मॉनसून अपनी मर्जी पर चलता है। तो भारतीय किसान एकदम भाग्यवादी हो गया। और भारत की 80-90% जनता ही शताब्दियों से क्या करती आई है? खेती। तो पूरा भारत ही भाग्यवादी हो गया। और जब भाग्यवादी हो जाते हैं तो बाजुओं की ताकत एकदम कम हो जाती है। अब आप समझिए कि भारत को गुलाम बनाना आसान क्यों हो गया। वो मॉनसून का काम है। और ऐसा तो कभी सोचा नहीं कि मॉनसून ने ये कर डाला। मैं अतिशयोक्ति करके बोल रहा हूं, बस ये समझाने के लिए कि हर चीज दूसरे से संबंधित है। अब आप कहें कि बच्चे को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से बे ऑफ बंगाल से ऐसे मॉनसून की आती है, दूसरी इधर से आती है अरेबियन सी से, ये सब आप बता रहे हो। और ये नहीं बता रहे हो कि उसका हमारे मन पर, चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। मॉनसून इज साइकोलॉजी, तो गड़बड़ हो गई ना। लेकिन ऐसा कोई चैप्टर ही हमारी किताबों में नहीं होता, मॉनसूनल साइकोलॉजी, जबकि भारत की पूरी साइकोलॉजी ही शायद मॉनसून की है। तो वो एक इंटीग्रेशन चाहिए। आपके जो एकदम श्रेष्ठतम लोग हों, जो आपकी सबसे पैनी प्रतिभाएं हों, उनको शिक्षक बनाना होगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके लिए आवश्यक है कि पहले समाज शिक्षा को वो मूल्य दे कि समाज की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं शिक्षक बनने की ओर झुकें। अभी ऐसा नहीं है।